प्यारे बच्चों, इसके पहले वाली कक्षा में इसके पहले जब हमने क्लास लिया था तो उसमें वैद्युत बल तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विषय में अध्ययन किए थे। हम जानते हैं कि जब किसी पॉजिटिव चार्ज को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर वैद्युत बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश होती है, और जब किसी निगेटिव चार्ज को हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर वैद्युत बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। आज हम सभी लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के विषय में अध्ययन करेंगे, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तरह वैद्युत क्षेत्र को ही लेकर हम वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव एवं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के विषय में देखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के विषय में देखेंगे। इसमें बताया गया है कि जब दो बराबर किंतु विपरीत बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो इस प्रकार के निकाय को इलेक्ट्रिक डाइपोल अर्थात वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यहाँ पर एक माइनस क्यू आवेश होता है और एक प्लस क्यू आवेश, माइनस क्यू प्लस क्यू, एक दूसरे से 2l दूरी पर रखे हुए हैं, 2l डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो ये जो सिस्टम है, ये जो निकाय है, इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। देखिए, किसी भी एटम में न्यूक्लियस नाभिक होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो नाभिक होता है, इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, अर्थात नाभिक धनावेशित होता है और ये इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं। प्रत्येक मॉलिक्यूल में दो अथवा अधिक एटम होते हैं। एटम में धनावेशित नाभिक एवं ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटम के नाभिक व उनके इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था इस प्रकार होती है कि मॉलिक्यूल के एक सिरे पर धनावेश और एक सिरे पर ऋणावेश हो जाता है। इस प्रकार मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाते हैं। इस प्रकार इसके उदाहरण हैं HCl, H2O, NH3 आदि। तो ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के विषय में बताएंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम P से प्रदर्शित करते हैं और P की जो दिशा होती है वो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर। P इक्वल टू होता है Q2L, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसको हम परिभाषित किस प्रकार करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। यहां पर ये देखने की बात है कि Q×2L में अगर हम Q को दोगुना कर दें
तो P के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या 2L के मान को हम परिवर्तित कर दें तो P का मान परिवर्तित हो जाए, ऐसा नहीं होगा। P की वैल्यू नो चेंज, P का मान नहीं बदलता है, ये गॉड गिफ्टेड है। इनमें कोई भी परिवर्तन करने से इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मीन्स ये P की एक आंतरिक प्रॉपर्टी है, एक इंटरनल प्रॉपर्टीज है, एक आंतरिक गुण है कि इस P के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और Q और L में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब इसके आधार पर P का मात्रक, Q आवेश है, इसका मात्रक कूलाम होगा, और 2L दूरी है, इसका मात्रक मीटर होगा। तो इस प्रकार इसका मात्रक हुआ कूलाम मीटर, जिसको हम शॉर्ट में CM लिखेंगे। अब इसकी बीमा निकालेंगे, बीमी सूत्र P बराबर Q 2L फार्मूले से, तो हो जाएगा P इक्वल टू, Q की जगह IT लिख देंगे, इंटू 2L हो जाएगा, ये हो जाएगा A और ये T और ये L, तो इसकी बीमा हो गई ATEL। ये बीमी सूत्र इसका निकाला है। हाँ, अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, न्यूमेरिकल कैसे हम लगाएंगे, कहाँ पे 2L की वैल्यू कितनी दी रहेगी। +1 माइक्रोकूलम एवं -1 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो ये एक न्यूमेरिकल हमने ले लिया। अब देखिए कैसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालेंगे। पहले क्या क्या चीजें दी हैं वो हम नोट कर लेंगे। We know that आवेश दिया हुआ है Q 1 माइक्रोकूलम। इसमें दो चीजें दी हैं, एक पॉजिटिव दिया है, एक नेगेटिव दिया। तो किसी एक चार्ज को लेंगे, क्योंकि हमने इसकी डिफिनीशन में, इसकी परिभाषा में बताया कि इलेक्ट्रिक जो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसलिए इसके कैलकुलेशन में हम दो चार्जों में से कोई एक चार्ज ले लेंगे। हम जानते हैं कि 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू होता है 10 की पावर -6 कूलम, इसलिए माइक्रोकूलम को पहले कूलम में चेंज कर देंगे। और डिस्टेंस ये जो दी हुई है ये 2L का मान दिया है, तो ये हो जाएगा 2L इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर देंगे, 5 × 10 की पावर -2 मीटर। फार्मूला लगा देंगे, P इक्वल टू Q 2L, तो ये हो जाएगा P इक्वल टू 1 × 10 की पावर -6 कूलम इंटू 5 × 10 की पावर -2, तो ये हो जाएगा P इक्वल टू 5 × 10 की पावर -6 -2, तो P इक्वल टू हो जाएगा 5 × 10 की पावर -8 कूलम मीटर। तो इस तरह हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कर लेंगे, बशर्ते न्यूमेरिकल में इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो डिस्टेंस होगी उसको हम सीधे 2L के स्थान पर लिखेंगे। हाँ, अभी हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दो चीज पढ़ चुके हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो प्रकार से ज्ञात की जाती है। एक को हम अच्छी स्थित और एक को निरीक्षी स्थित कहते हैं। तो पहले हम अच्छी स्थित का अध्ययन करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने की दो स्थितियां हैं, की दो विधियां हैं। नंबर एक, अच्छी स्थित या अनुदैर्ध्य स्थित। एंड ऑन पोजीशन। तो सबसे पहले हम पहली स्थिति देख रहे हैं, जो किसकी दो स्थितियां होती हैं, एक अच्छी स्थिति और दूसरी निरीक्षी स्थिति। तो पहले हम अच्छी स्थिति का अध्ययन करेंगे। इस पे इलेक्ट्रिक डाइपोल लेते हैं, एक निगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इसकी डिस्टेंस हो गई 2L, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। और इस निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज से होकर जो रेखा जाती है उसे हम अक्षीय अक्ष कहते हैं। और इस अक्षीय मीन्स वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहते हैं। और इस अक्ष पर लिया गया कोई भी बिंदु अच्छी स्थिति को प्रदर्शित करता है। इस निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज से होकर जो रेखा जाती है उसको हम वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहते हैं। और इस अक्ष पर लिया गया कोई भी बिंदु अच्छी स्थिति को प्रदर्शित करता है। ये हमने पी बिंदु ले लिया इस वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लिखेंगे माना धन आवेश मीन्स प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 एवं माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। हम जानते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर होती है। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे होगी, इसके कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे होगी, इसके कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे होगी, इसके कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे होगी। ये स्पष्ट हो गया कि जब हम पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होती है। इसलिए हमने माना है कि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। इसलिए P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा E1 की डायरेक्शन ये होगी। किस आवेश के कारण? प्लस क्यू आवेश के। इसी जगह अगर हम माइनस क्यू आवेश ले लें
ये माइनस क्यू आवेश हमने ले लिया है। तो माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा माइनस क्यू आवेश की ओर होती है, अर्थात इस माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी। अतः माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा माइनस क्यू आवेश की ओर होती है। इसलिए हमने माना है कि माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा E2 है, इसलिए P बिंदु पर इस माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस माइनस क्यू आवेश की ओर होगी और इसे हम E2 लिखेंगे। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि P बिंदु पर E1 और E2 दोनों परस्पर विपरीत दिशाओं में हैं। अब दूरी निकालेंगे, इसको हम O बिंदु से, इसको हम B बिंदु कह देते हैं, इसको हम A बिंदु कह देते हैं। ये डिस्टेंस L होगी, ये डिस्टेंस O से A तक की, O से B तक L। हमने मान लिया कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के मध्य बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये A बिंदु इस P बिंदु से, देखिए A बिंदु P बिंदु से कितनी दूरी पे होगा, यहां तक दूरी, यहां से R है, यहां से यहां तक की L दूरी और हम जोड़ दें तो यहां से यहां तक की दूरी निकल आएगी R प्लस L, ये दूरी होगी। B से P तक की दूरी निकालनी है, जबकि हम जानते हैं कि O से P तक की दूरी R है और O से B तक की दूरी L है। अगर इस R में से L को हम घटा दें, माइनस कर दें, तो ये दूरी हो जाएगी R माइनस L, P तक की दूरी। तो इस तरह हम प्लस क्यू आवेश से बिंदु P कितनी दूरी पे है वो हमने निकाल लिया, माइनस क्यू आवेश से P बिंदु कितनी दूरी पे है वो हमने निकाल लिया। अब हम वैद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। इस फार्मूले से हम P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान BP का होल स्क्वायर। दूरी का स्क्वायर होगा, प्लस Q आवेश के कारण निकाल रहे हैं, प्लस Q आवेश से P तक की दूरी है BP। BP हमने इसलिए लिखा ताकि ये भी निश्चित हो जाए कि P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा B से P की ओर है। E1 की दिशा B से P की ओर, E1 की दिशा B से P की ओर। ये हो जाएगा E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान BP। BP मीन्स R माइनस L का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। फिर लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, अब इसमें हम लिखेंगे PA का होल स्क्वायर। चूंकि अब P से वैद्युत क्षेत्र की दिशा A की ओर है E2, इसलिए हमने लिखा PA स्क्वायर। हाँ, तो E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान PA का होल स्क्वायर, और E2 की दिशा होगी P से A की ओर। ये लिखा जाएगा E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन। देखिए यहाँ पे पहले हमने पॉजिटिव चार्ज लिखा तो ई को प्लस में लिखा, उसके बाद माइनस क्यू आवेश लिखा, तब भी हमने यहाँ ई को प्लस में ही लिखा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस और माइनस आवेश के कारण इसकी दिशा का निर्धारण होता है, इसकी इस न्यूमेरिकल वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = अब देखिए P बिंदु पर E1 और E2 दोनों विपरीत दिशा में है। अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम एक में से दूसरे घटा देंगे, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। अब प्रश्न आता है किसको किसमें हम घटाएंगे, तो समीकरण 1 और 2 को आप देखिए, 2 में नीचे r प्लस एल लिखा है और समीकरण 1 में नीचे राइट हैंड साइड में r माइनस एल लिखा हुआ है। तो देख क्या रहे हैं कि जिसका ये r प्लस एल लिखा है ये ज्यादा होगा, इसलिए E2 कम होगा, r माइनस एल कम होगा इसलिए E1 ज्यादा होगा। तो चूंकि यहाँ पर E1 ग्रेटर देन E2 है, इसलिए हम E1 में से E2 को माइनस कर देंगे, E1 माइनस E2। अब E1 E2 का मान हम समीकरण 1 व 2 से रख देंगे, तो E = हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा E = Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, तो 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा E = Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर हम एलसीएम ले लेंगे, R माइनस एल का होल स्क्वायर R प्लस एल का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा E = Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये नीचे हम लिखेंगे, इस चीज को लिख सकते हैं R माइनस एल R प्लस एल का होल स्क्वायर, और इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर को ले देंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर खोलेंगे भी और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो r स्क्वायर और एल स्क्वायर के पद माइनस में हो जाएंगे, और माइनस जो 2rl है वो प्लस में हो जाएगा। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो E = हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर हो जाएगा 4rl और नीचे हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी का फार्मूला लगा देंगे, a माइनस बी इंटू a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ, अब देखिए, अब इसको हम लिखेंगे E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो चीज लिखी है इसे हम लिखेंगे 2 Q
2l इंटू आर अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस 4 को हमने 2 इंटू 2 लिख दिया, इस q को हमने l के साथ लिख दिया, इंटू आर लिख दिया। चित्र में हम देख रहे हैं कि जो l का मान है वो r की तुलना में कम है। l का मान r की तुलना में कम है, इसलिए एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में बहुत कम होगा, इसलिए हम एल स्क्वायर पद छोड़ने पर। क्यों? क्योंकि कम चीज का अगर स्क्वायर किया जाए, वर्क किया जाए तो और कम हो जाएगा। जैसे 0.4 का वर्क किया जाए तो 0.14 हो जाएगा, 0.2 का वर्क किया जाए तो 0.04 हो जाएगा, 0.4 का वर्क करेंगे तो 0.16 हो जाएगा, और 0.2 का वर्क किया जाए तो 0.04 हो जाएगा, और कम हो गया। तो जब हम L कम है इसका स्क्वायर करेंगे तो और कम हो जाएगा, इसलिए इस टर्म को हम छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q2l इंटू r अपान r स्क्वायर की पावर 2। और यहाँ पर अब हम q इंटू 2l जो है इसकी जगह लिख देंगे p। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p r अपान r की पावर 4। तो हो जाएगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान r क्यूब। इससे इसकी एक पावर कम हो जाएगी। ये तब फार्मूला हमें प्राप्त हुआ है जब इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस q और प्लस q के बीच बाह्य निर्वात है। अगर वहां पर कोई परावैद्युत माध्यम हम ले लें तो यही फार्मूला हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k 2p अपान r क्यूब। इस k को हम परावैद्युतांक कहते हैं और बाह्य निर्वात के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है। ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कांस्टेंट है, ये परावैद्युत नियतांक है, बाह्य निर्वात के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए इस फार्मूले को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं डायरेक्ट।